हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते अच्छे होंगे, है ना। तो आपको बता दें कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के प्रकाश विद्युत समीकरण क्या होते हैं। ठीक है, उसमें बताए थे आप लोगों को कि डायरेक्ट समीकरण बताए थे, फिर उसके बाद आवृत्ति के रूप में, देहली आवृत्ति के रूप में बताए थे। उसके बाद देहली तरंग दैर्घ्य के रूप में बताए थे। देहली तरंग किसको कहते हैं? लैम्डा जीरो को या नॉट को देहली तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ठीक है, तो उस रूप में बताए थे, जो कि लिख देते हैं यहाँ पर, याद करके देखिए तो याद है कि नहीं आप लोगों को। m/e/v² मैक्स बराबर क्या था, याद आ रहा है? कमेंट करिए तो हाँ या ना। 1 क्या था यहाँ पर, h न्यू माइनस क्या था, फाई, यही ना था। ये आपको मैंने बताया था कि गतिज ऊर्जा जो है ना, इसके बराबर। दूसरे में बताए थे आप लोग को, दूसरे में क्या बताए थे, आवृत्ति के रूप में। तो 1/2 m/e/v² मैक्स बराबर क्या था वहाँ पर, यहाँ पर समझाए थे। देखिए बता रखे हैं चीज़ को, है ना, इसलिए थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं काम। तो यहाँ पर होगा h न्यू और माइनस में क्या था यहाँ पर, इसके h न्यू नॉट ऐसे बताए थे। इसमें कॉमन क्या था, तो हमने बोला कि h कॉमन ले लेंगे तो न्यू और माइनस क्या बचेगा, न्यू नॉट। तो ये किस रूप में हो गया, आवृत्ति के रूप में। तीसरा बताए थे आपको तरंग दैर्घ्य के रूप में, है ना। तो m/e/v² मैक्स बराबर ये था। तरंग दैर्घ्य के रूप में क्या था कि h यहाँ पर कॉमन करके डायरेक्ट बता रहे हैं, h से इक्वल टू 1/λ माइनस में 1/λ नॉट, है ना। इसको कहते हैं देहली तरंग दैर्घ्य, ठीक है, या देहली थ्रेशोल्ड आवृत्ति तरंग दैर्घ्य इसको बोलेंगे। हाई हो जाएगा देहली आवृत्ति, समझ रहे हैं ना। चलिए, अब इस समीकरण के आधार पर आज का जो टॉपिक होगा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के ये प्रकाश विद्युत समीकरण है, इस आधार पर, इसके सहायता से प्रकाश प्रभाव की व्याख्या इन्होंने किया। प्रकाश प्रभाव की व्याख्या किया, जो जो नियम होते हैं ना उसी की व्याख्या। तो अब आइंस्टाइन के अनुसार, तो हेडिंग लगा लीजिएगा, है तो पीछे बातें कर चुके हैं। आज का हेडिंग लिखिएगा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन, लिखिए बोल देते हैं कि लिख दें, हम भी लिख देते हैं, लिखिएगा आप लोग बोल देते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन के प्रकाश विद्युत समीकरण की सहायता से, कि प्रकाश विद्युत समीकरण की सहायता से, प्रकाश विद्युत समीकरण की सहायता से हो गया, प्रकाश विद्युत समीकरण की सहायता से प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या हो गया, तो हेडिंग लग गया। तो देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या है ना। इन्होंने 4 बात बताए, ठीक है। प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या, यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, है ना, व्याख्या आपको समझना है। देखिए आइंस्टाइन के अनुसार बात कर रहे हैं, इसके पहले तो हो चुका था जिसमें लेनार्ड की बात हुई थी, उनके अनुसार हो गई थी बातें। आइंस्टाइन के अनुसार बातें कर रहे हैं। तो आइंस्टाइन ने 4 बात यहाँ पर दिखाए आपको, 1 नंबर बात, 2 नंबर बात, 3 नंबर, 4 नंबर, ऐसे करके बता रहे हैं आपको, ठीक है। पहली बात बताए कि समझिए आइंस्टाइन के अनुसार कि कह रहे हैं कि धातु पृष्ठ से, जैसे धातु है समझना है, उसके बाद लिखना है धातु पृष्ठ से। ये सभी लोग, लेनार्ड भी बातें किए थे, ये भी कर रहे हैं, ठीक है। आइंस्टाइन भी किए थे, लेनार्ड, दोनों आदमी की बात सेम है। धातु पृष्ठ से, इसमें तो देख रहे हैं कि बहुत सारे हैं धातु पृष्ठ हैं, इसमें क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। धातु पृष्ठ में क्या पड़े हैं, इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन बाहर तभी निकलेंगे, ये बाहर तभी निकल सकते हैं जब यहाँ से कोई प्रकाश किरण आपतित होती है ना, तो प्रकाश किरण में क्या होती है, h न्यू, ये फोटोन की ऊर्जा है। इस फोटोन की ऊर्जा में क्या है, इसकी आवृत्ति यहाँ क्या है, न्यू है। तो फोटोन की आवृत्ति को क्या कहेंगे, न्यू। जब ये न्यू का मान यहाँ से जो निकल कर जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन निकल कर जाएंगे, तो ये न्यू का मान न्यू नॉट, समझिए न्यू नॉट, इसको बोलते हैं देहली आवृत्ति। इसका नाम क्या है, देहली आवृत्ति। पीछे बात कर चुके हैं देहली आवृत्ति क्या होती है, ठीक है। जब आवृत्ति के मान न्यूनतम होते हैं, वो पीछे बातें कर चुके हैं, अब यहाँ नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एच न्यू का जो मान अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पहला जो बताया है ना, उस पर बातें कर रहे हैं कि एच न्यू का मान यहाँ जैसे आया ना, तो यहाँ से एच न्यू में जो आवृत्ति है, इस आवृत्ति में क्या अंतर है, तो ये है फोटोन की आवृत्ति, फोटोन ऊर्जा की आवृत्ति है। ये कौन सी आवृत्ति है, देहली आवृत्ति है। तो देहली आवृत्ति से इसकी आवृत्ति, देहली आवृत्ति से इसकी आवृत्ति देख रहे हैं ना दोनों में, तो इस आवृत्ति से, देहली आवृत्ति से मान क्या होना चाहिए, इस प्रकाश के मान क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। जब ये अधिक रहेगा ना, इससे हाई जो आवृत्ति है ये अधिक होना चाहिए, तब जाकर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल कर ये बाहर जाएंगे, समझ रहे हैं। तभी जाकर इलेक्ट्रॉन निकल कर कहाँ जाएंगे, बाहर।
अगर इसका देखो, इससे अगर इसका मान कम हो जाए तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल नहीं सकते हैं, यानी उत्सर्जित नहीं होंगे। ये बात अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी बताया, लेनार्ड भी बात कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं। अर्थात जब ये देखो इसका मान अगर यहाँ से हो जाए ना, अगर कम हो जाए, समझो इसका मान कम हो जाए, जब इसका मान कम हो जाएगा ना, इसके सुनो, इसका जो मान है, इसका मान इससे कम हो जाए, ये देख रहे हैं ना, इससे अगर कम हो जाए तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना, इस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा जो होगी ना, गतिज ऊर्जा वो ऋणात्मक होगी। गतिज ऊर्जा क्या होगी? ऋणात्मक। ये समीकरण में रखेंगे ना, ये समीकरण में रखेंगे, इस सब में देख रहे हैं ना न्यू की जगह पर। तो अगर इससे कम आ जाए, इसका मान इससे कम हो जाए, समझ रहे हैं ना, इससे देखो इस समीकरण में दिख रहा है, ये है ना, अगर इससे इसका मान कम हो तो यहाँ से देखो, यहाँ से ये ज़्यादा रहे, हाई कम हो जाए तो हेजा तो मान छोट हो जाएगा, हेजा मान का हो जाएगा 12, समझ रहे हैं ना। तो छोट में से 12 घटाएंगे तो गतिज ऊर्जा का मान क्या हो जाएगी? माइनस में आएगा ना, तो गतिज ऊर्जा का मान यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना, वो गतिज ऊर्जा ऋणात्मक हो जाएगी, जो कि ये कभी संभव नहीं है। तो आइंस्टाइन ने क्लियर कर दिया, आइंस्टाइन ने क्लियर कर दिया कि यहाँ पर इस न्यू के मान, इस न्यू नॉट के मान से क्या होना चाहिए? अधिक, तब जाकर इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अन्यथा इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। इस समीकरण से स्पष्ट हो गया, समझे बात। तो इस समीकरण के सहारे इन्होंने कहा, पहली बात। ओके, दूसरी बात क्या है समझिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दूसरा बात क्या बताया कि इस धातु पृष्ठ पर जब फोटोन किरणें या प्रकाश किरणें आपतित होती है तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन इसकी तीव्रता पर निर्भर नहीं करते हैं। दूसरा बात इन्होंने बताया, यानी फोटोन की संख्या पर निर्भर नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ये इन्होंने बताया धातु पृष्ठ से। तो दूसरी बात क्या हुई कि धातु पृष्ठ से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं वो फोटोन की संख्या पर निर्भर नहीं करते हैं, अर्थात प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करते हैं। ये बात इन्होंने कह दिया। तो दो बातें होगी। तीसरी बात समझेंगे इनके, तीसरी बात क्या बताएं, वो लिख लेना है, जो बातें हम बोल रहे हैं ना, आप लोग नोट्स बनाइएगा तो लिखते चलेंगे, ठीक है, बात को समझिए। अब बातें यहाँ पर कर रहे हैं आप लोग, ज़्यादा प्रेशर हो गया है ना, चलिए कोई बात नहीं, उसको मैनेज करिएगा, जीवन है ना, उसमें होता है दुख सुख तो होता ही रहता है ना, प्रेशर आता है, फिर भी पढ़ाई करेंगे अच्छे से तो बेस्ट करेंगे, एक ना एक दिन जरूर करेंगे बेस्ट। तो देखिए इस तरह से बात होगी, आपके अंदर अब बहुत सारी चीज़ उभर रहे होंगे, ठीक है ना, इसको देखेंगे, बहुत सारे आपके अंदर ना अब निखरेगा, अच्छे से इसको देखेंगे तो बहुत सारे डेवलप हो जाएंगे साइंस आपके अंदर। अब ये बात आपने समझा। तीसरी बात उन्होंने कहा क्या, उसके विषय में जानेंगे आप लोग। तो इन्होंने कहा तीसरी बात में क्या बताया है, तो दो बातें समझ ली आप लोग। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन तीसरी बात में बताया कि समझिए क्या बताया कि यहाँ से ढेर सारे, जब इस धातु के जो क्षेत्रफल देखा है ना, क्षेत्रफल बढ़ा दें तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ढेर सारे निकलेंगे। तो इसको यहाँ चित्र बनाते हैं, ठीक है, देखिएगा तीसरी बात यहाँ पर समझा रहे हैं आज, यहाँ पर तीसरे नंबर में देखिए, ये है आपका पृष्ठ, यहाँ पर थोड़ा दिखाते हैं, समझें, समझकर उसके बाद लिखना है, ठीक है। ये है धातु का पृष्ठ, इसमें क्या है, ढेर सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ढेर सारे क्या है इसमें, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि साइंस समझना है ना, समझ के ऊपर ये सब डिपेंड है। अल्बर्ट आइंस्टाइन साफ एकदम स्पष्ट बताए कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलेंगे तो यहाँ से आपतित प्रकाश किरणें होगी, इसके अंदर कौन सी ऊर्जा होगी, फोटोन ऊर्जा, यहाँ भी कौन सी ऊर्जा, फोटोन ऊर्जा, एच न्यू लिख दीजिए, चाहे न्यू एच, ये सब आवृत्ति है ना, यहाँ से बहुत सारे होंगे। तो देखिए ढेर सारे यहाँ पर एच न्यू आ रहे हैं ना। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन स्पष्ट कहे कि देखो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे ये जाएंगे इधर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे इधर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, इस तरह से, समझ रहे हैं ना, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बाहर हो रहे हैं। ये बाहर कैसे हो रहे हैं, तो इनका कहा नाम था, तो इसको बोलते हैं प्रकाश विद्युत धारा, इसका नाम क्या है, प्रकाश विद्युत धारा, क्योंकि यहाँ इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन है ना, प्रकाश इलेक्ट्रॉन चाहे फोटो इलेक्ट्रॉन इसको कहते हैं। तो इसी से ना सब यहाँ करंट बनेगा। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन सीधे बात बताए क्या, लेनार्ड तो उतना स्पष्ट तो नहीं किए, लेकिन वो भी किए, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन साफ सुथरा एकदम दिखा दिया अपन समीकरण से। इनका कहा नाम था कि धातु पृष्ठ है, जो धातु पृष्ठ है, इस धातु पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना ही अधिक रहे, क्षेत्रफल अधिक रहे, मान लो ये क्षेत्रफल कितना है, 1 वर्ग मीटर है, यानी कहने का अर्थ है कि 1 मीटर स्क्वायर है। तो 1 मीटर स्क्वायर का एरिया है ना, तो 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पर, माने क्षेत्रफल पर है, जितने यहाँ से प्रकाश पड़ेंगे ना, फोटोन,
देखो समय फोटोन ऊर्जा दिख रहा है ना। तो इस पर पड़ा तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, इस पर पड़ा तो इलेक्ट्रॉन का हो गया बाहर निकल गया, इस पर पड़ा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। यानी 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पर जितने प्रकाश आपतित होंगे ना, वहां से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा क्या होंगे, बाहर निकलेंगे। अर्थात फोटोन की संख्या पर ये निर्भर यहाँ कर रहे हैं। तो फोटोन की संख्या जितनी ही अधिक होगी, माने 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पर अगर फोटोन की संख्या, प्रकाश जो है ना वो ज़्यादा पड़ेंगे ना, आपतित होंगे, तो वहाँ से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो जब अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उससे धारा भी क्या होगा, अधिक, यानी प्रकाश विद्युत धारा भी क्या होंगे, अधिक होंगे। कई बातें बताएं, 3 बातें। चौथे बात इन्होंने क्या कहा समझो, चौथे बात को समझो, इन्होंने क्या कहा था। चौथे बात क्या कहा इन्होंने कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, समझिए, चौथे बात कहा कि जब किसी धातु पृष्ठ पर प्रकाश यानी फोटोन ऊर्जा आपतित होती है, ये धातु पृष्ठ है, इस धातु पृष्ठ पर जब प्रकाश ऊर्जा यानी फोटो इलेक्ट्रॉन आपतित होती है ना, तो इलेक्ट्रॉन तुरंत उसको क्या करता है, ग्रहण करता है, तुरंत उसको ग्रहण करके, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके तुरंत निकल जाता है, मतलब उसका समय विलंब नहीं होता है, ये स्पष्ट कहे। लेनार्ड भी बात बताए थे कि 10⁻⁸ सेकंड से भी कम लगता है टाइम, जैसे फोटोन ऊर्जा आई और तुरंत निकल जाता है। लेनार्ड तो बात बताए थे, उससे भी कम बताए थे। इनका भी साफ साफ कहना है इनके अनुसार कि धातु पृष्ठ पर, समझ रहे हैं ना, कि धातु पृष्ठ है, उस धातु पृष्ठ पर जब आपतित प्रकाश होती है ना, यानी फोटोन ऊर्जा, तो उसके इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, विलंब नहीं करते हैं समय को, ग्रहण करके तुरंत निकल जाते हैं, ग्रहण किए तुरंत निकल गए, इसमें समय विलंब नहीं होता है। तो ये तुरंत इसको ग्रहण करेगा, तो जितने भी है, तो 4 बात इन्होंने बता दिया, स्पष्ट होगी बातें, है ना। तो इस तरह से आपको मैंने बताया कि ये पूरे आपका टॉपिक यहाँ से देखना है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के अनुसार प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या हो गई, इनके सहारे कर लियो, ठीक है। 4 बातें इन्होंने बताई, चारों बातों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आप एक एक करके लिख लिए होंगे, है ना, नोट्स बना लिए होंगे, जो बातें बोले वही लिखना होगा अपने लैंग्वेज में, क्योंकि समझे हैं ना, उसके हिसाब से लिखना होगा आप लोग को अपने लैंग्वेज में। मैंने बात किया उसको लिखेंगे तो और बेस्ट होगा, समझ रहे हैं ना। अच्छा, अब हम बात करेंगे, अब हम बात करने वाले हैं, अगला टॉपिक हमारा आएगा कि देखो लैम्डा को कहते हैं तरंग दैर्घ्य और लैम्डा नॉट को कहते हैं, इसमें देखिएगा लैम्डा नॉट है ना, जा तो तरंग दैर्घ्य है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है, और ये जो है ना देहली तरंग दैर्घ्य, इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, देहली तरंग दैर्घ्य। और ये किसके बराबर होगा, लैम्डा जो होता है ना, चूंकि लैम्डा बराबर क्या होता है, c/न्यू होता है, जैसे बताए थे ना आप लोगों को, पीछे बताए थे, समझिए, न्यू इक्वल टू बताए थे c/λ, तो लैम्डा उधर जाएगा, तो लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, c/न्यू। अब जैसे लैम्डा नॉट की बात करेंगे इस सारे, तो लैम्डा नॉट इक्वल टू क्या होगा, c/न्यू नॉट होगा, है ना। तो इसी को कहते हैं c/न्यू नॉट को, इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज़, तो नाम है देहली तरंग दैर्घ्य। तो कुछ धातुओं के लिए देहली तरंग दैर्घ्य के मान अब हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, उसके बाद फिर इस पर आते हैं। चलिए, कुछ धातुओं के हेडिंग लगा लेना है, कुछ धातुओं के देहली लिख सकते हैं, देहली या थ्रेशोल्ड तरंग दैर्घ्य, जिसको हम लोग लैम्डा नॉट कहते हैं, ठीक है। लैम्डा नॉट के मान किस में रहेगा, तो नैनोमीटर में, nm से क्या समझेगा, नैनोमीटर में। देखिए कुछ धातु मिलेंगे, है ना। तो कुछ धातु के देहली या थ्रेशोल्ड तरंग दैर्घ्य, जिसको लैम्डा नॉट कहते हैं, इसके मान है। तो देखिए कौन कौन धातु है समझे। पहले इसमें धातु सीजियम की बात करेंगे, किसके, सीजियम, लिख लेंगे CS से सीजियम होगा, सीजियम। दूसरे धातु पोटेशियम, तीसरे धातु में कर लेना होगा सीजियम पोटेशियम। सोडियम की बात कर लेना है, चौथे में लिथियम की बात करना है, पांचवे में लिथियम हो गया ना, लिथियम के बाद बेरिलियम की बात करना है, ठीक है। छठे में बेरिलियम के बाद स्ट्रांसियम की बात करना है, स्ट्रांसियम के बाद किसकी बात करनी है, कैल्शियम की बात करनी है। स्ट्रांसियम के एसआर लिख दें, चलो कोई बात नहीं, हिंदी में लिख दें, कैल्शियम लिख लेंगे आप लोग, कैल्शियम कोई बात नहीं, दोनों लिख दें यहाँ पर CS है। चले, और ये 8 नंबर आप लोग क्या ध्यान रखेंगे, और चांदी, किसकी बात की है, चांदी।
ये सब लिख दिए हैं, कुछ हिंदी में लिख दिए, कुछ संकेत लिख दिए, ऐसे तो आप लोग को याद होगा तत्व है ना। तो सीजियम है, इसका जो मान होता है ना लैम्डा नॉट का मान, ठीक है, इसका मान वो कितना होता है, ध्यान रखें 6, सीजियम 656 याद रहेगा, सीजियम 656। ये एक पोटेशियम है, पोटेशियम 565 याद रखना है, 565। सोडियम जो होता है ना ये इतना नैनोमीटर में, ये सब किस में है, नैनो, ऐसे लिख देंगे नैनोमीटर, समझ जाएंगे ना, ऊपर ही लिख दिया है नैनोमीटर में, ये आप लोग बना लीजिएगा सारनी, ठीक है, कैसे होगा। तो सीजियम का हो गया, सीजियम 656, पोटेशियम 565, सोडियम कितना हो जाएगा 540 होता है, सोडियम कितना 540, लिथियम इसके आधा, देखो यहाँ से ये 40 के आधा कर लेना तब 520 होगा। और बेरिलियम जो है ना वो कितना हो जाएगा, सीधे से सीधे 500 कर देना, 500। स्ट्रांशियम जो है ना, स्ट्रांशियम ये 460 करना होगा, स्ट्रांशियम कितना 460, और कैल्शियम भी कितना 460 ही रहता है नैनोमीटर में, और चांदी कितना है 265, बस ये ध्यान करना। तो ये आप लोग को थोड़ा ध्यान रखना होगा, बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। और ध्यान रखना है इसमें कि दृश्य प्रकाश जो होता है ना, दृश्य प्रकाश जिसका लैम्डा का मान 400 नैनोमीटर है, जब इस तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश जब आपतित होते हैं ना धातु के पृष्ठ पर, तो चांदी पर हम बात करें, चांदी पर जब ये आपतित होंगे लैम्डा का मान इससे अधिक होना चाहिए, इतना नैनोमीटर से, ठीक है। अगर इससे नैनोमीटर से अधिक रहे तो अब चांदी पर ये जो होगा ना अधिक रहेगा इससे, तबे जाकर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा, अगर ये कम रहेगा तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान, चांदी पर चाह जाए, चांदी पर देखें, चांदी पर देखो 265 है, तो 265 है, का मान कितना है, लैम्डा का मान कितना होना चाहिए, 400 से अधिक होना चाहिए। तो ये 265 है, क्या इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो चांदी से इलेक्ट्रॉन निकलने वाले नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं उत्सर्जित होंगे, ठीक है, बस ध्यान रखना, चांदी से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। तो इस तरह से आप लोग के बीच रहा, और ये धातु के कुछ क्या हो गए थ्रेशोल्ड तरंग दैर्ध्य के मान या देहली तरंग दैर्ध्य के मान आप लोग को मैंने बताया। फिर मिल जाएंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, नमस्कार।